आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और इसे ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है जो नामकरण इसलिए हुआ था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है जो अधिकांश जो क्षेत्र का विकास हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था या सिंधु के सहायक नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। और हड़प्पा सभ्यता इसी का नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि इस सभ्यता की सबसे पहली खुदाई है जो हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है जो भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है और ये विश्व की जो सबसे पुरानी संस्कृति में से एक संस्कृति है और ये भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है। ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम इसे समझते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे कितना समय पीछे रखा गया है इसके बारे में सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय पीरियड था वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक था। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की परिचय पढ़ेंगे, कालक्रम या जो समय इसका निर्धारण उसके बारे में जानेंगे, फिर इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था उसके बारे में जानेंगे, फिर प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से है उसके बारे में जानेंगे, फिर इसका नगर नियोजन कैसा था, राजनीतिक संगठन किस प्रकार से थी, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से था, अर्थव्यवस्था इसका किस प्रकार से चलता था, और साहित्य या कला के क्षेत्र में ये लोग किस प्रकार से काम करते थे, और लास्ट है धर्म के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता है जो धार्मिक दृष्टिकोण से क्या सोचते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ऊपर दिया गया है समय या कालक्रम जो निर्धारण किया गया है वो विभिन्न जो विद्वान थे, जो विद्वान है वो अपने अपने समय अनुसार से अपने अपने समय अपने अपने रिसर्च के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को भिन्न भिन्न समय में अपने अनुसार बताए थे। तो इसमें सभी का समय याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें विशेष रूप से याद ये रेडियो कार्बन पद्धति है इसका रखने की आवश्यकता है कि रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो अस्तित्व रहा है। देखिए, रेडियो कार्बन पद्धति क्या होती है, किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें रेडियो कार्बन पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इसके आधार पर उस जीवाश्म की आयु पता की जाती है। तो इस आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल देखिएगा तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है। चलिए, इसका विस्तार किस किस क्षेत्र तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा रहा है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूरा आप मैप देखिएगा तो वो एक त्रिभुजाकार आकार के रूप के दिखाई देता है और सिंधु घाटी सभ्यता की पूरा जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस प्रकार से रहा था ये हमें जानने की आवश्यकता है क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। देखिए, सबसे उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो मांडा तक था। मांडा कहाँ पड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी के तट पर स्थित था। वहीं सबसे पूरब में देखिएगा तो पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हिंडन नदी के तट तक सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी विस्तार रहा था। यानी कि आप इसे ये समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं पहुंचा था। वहीं सबसे दक्षिणी जो भाग है सिंधु घाटी सभ्यता के वो दैमाबाद था। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये गोदावरी नदी के तट तक सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी विस्तार था। वहीं आप सबसे पूर्वी विस्तार देखिएगा तो सबसे पूर्वी विस्तार है जो दासक नदी के किनारे तक था और ये सुत का गैंडोर यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। यहाँ तक सबसे पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा था। अभी हम जानकारी लिए हैं कि जो पूरा क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी हम जाने हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किस कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में हम देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह आद्य ऐतिहासिक एवं कास्ययुगीन सभ्यता थी। देखिए, आद्य ऐतिहासिक का अर्थ होता है कि इसमें लिखा तो गया था, जैसे शिलालेख तो लिखी गई है लेकिन उसे पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है, इसीलिए आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। एक होता है प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक का अर्थ होता है न जिसमें जिस सभ्यता में लिखा गया हो और न ही पढ़ा गया हो, उसे प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक यानी कि लिखा गया हो लेकिन वर्तमान में उसे पढ़ा नहीं गया हो तो उसे आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और एक होता है ऐतिहासिक, जिसे हम लिखा भी गया हो उस समय और वर्तमान में पढ़ा भी जा सके तो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। कांस्ययुगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय तांबा और टीन के मिला करके कांसा धातु का प्रयोग उस समय बेहतरीन उपयोग किया जाता था। इसे इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। भारत की ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम चार्ल्स
मैसन के द्वारा 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाया गया था। वहीं 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन का सर्वप्रथम हड़प्पा का पता लगाया था। देखिए किसके निर्देशन में, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खुदाई करवाया गया था और खुदाई के जो प्रभारी थे उस समय दयाराम साहनी थे। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये विभिन्न विभिन्न स्थल ये किस प्रदेश में है, वर्तमान में कहाँ स्थित है और यहाँ से खुदाई के दौरान क्या क्या सामग्री मिला है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान से सुनेंगे। ये पहला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा है, हड़प्पा नामक जगह है जो कहाँ पड़ता है, तो मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में ये वर्तमान में पड़ता है। इसकी खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी किए थे। और ये कहाँ पर किस नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, देखिए श्रमिक आवास मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, अन्नागार मिला है। अन्नागार क्या था, तो वही अन्न रखने की, जो अनाज रखने की जो घर था उसे अन्नागार कहा जाता है। पत्थर की नटराज की मूर्ति मिली है। समाधान R37 मिले हैं, यानी कि जो कब्रिस्तान इसी को कहा गया R37 को। तो इस प्रकार से हड़प्पा से ये सामग्री प्राप्त हुई है खनन के दौरान। वहीं देखिए अगला है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मुर्दों का टीला, जहाँ पर लाशें दफनाई जाती हैं उसी को मोहनजोदड़ो उस समय कहा जाता था। ये कहाँ मिला है, लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी प्राप्त हुआ है। ये जो क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। इसका खोज कौन किए थे, तो राखल दास बनर्जी 1922 में किए थे। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या मिला है, तो बृहद स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, पुरोहित का आवास मिला है, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं मिली है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, पशुपति और मातृ देवी वाली मोहर मिली है, दाढ़ी वाला साधु मिला है, नाव के चित्रयुक्त मोहर मिला है। देखिए मोहर से क्या समझ में आता है कि उस समय व्यापार होती थी और व्यापारी है जो मोहर का उपयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, कौन सा स्थान है, चनहुद्रो है। चनहुद्रो जो एकमात्र स्थल है जो दुर्ग युक्त नहीं था। दुर्ग युक्त का मतलब होता है, दुर्गीकृत का मतलब होता है कि वो बाउंड्री से घेरा हुआ नहीं था, वो खुला था, यानी कि बाउंड्री उसका चारों तरफ से नहीं किया गया था। ये कहाँ मिला है, तो ये सिंध पाकिस्तान में मिला है। इसके खोज कौन किए थे, NG मजूमदार के द्वारा 1931 में किया गया था। और ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या सामग्री मिला है, तो मनके बनाने वाले कारखाना मिला है, वक्राकार ईंट मिली है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रो से मिला है। अगला क्या है, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा कहाँ पड़ता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चिड़िया। ये पड़ता है वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। भारत में यह स्थान प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज है जो किए थे अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में किया गया था। ये है जो घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित ये शहर था उस समय का। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है, अलंकृत या नक्काशीदार ईंट मिला है, हवन कुंड मिला है, मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवी देवता की आकृति मिली है। वहीं अगला है देखिए लोथल। लोथल ये क्या था, तो लोथल है जो एक गोदीवारा था। गोदीवारा का मतलब होता है डॉकयार्ड, यानी कि बंदरगाह था। ये कहाँ से मिला है, तो ये जो जगह है वो गुजरात में वर्तमान में। इसे खोज कौन किया है, तो SR राव के द्वारा खोज किया गया है। और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवारा यानी कि बंदरगाह मिला है, घोड़े की मृन मूर्ति मिली है, घोड़े का जबड़ा यानी कि मुंह का जो दांत का जो जबड़ा होता है वो मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है, नाव के चित्रयुक्त मोहर मिली है। यानी कि व्यापार होता था, इसी की वजह से जो जहाँ पे बंदरगाह थी और व्यापारी का आवागमन होता था वहां से मोहर के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बनावली। बनावली है जो वर्तमान में फतेहाबाद यानी कि हरियाणा में पड़ता है। और इसके खोज किए थे RS विस्ट के द्वारा 1973-74 में इसका खनन किया गया था। और ये सरस्वती नदी के जो प्राचीन सरस्वती नदी है वहीं पर बनावली मिला है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त है मिट्टी का हल यानी कि खिलौना के रूप में, और नारी का मृण मूर्ति, और जौ जो उस समय अनाज के रूप में प्रयोग होता था वो अनाज के रूप में जौ मिला है। वही अगला कौन सा देखिए धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो ये नगर है जो 3 भाग में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर एवं निचला नगर था। देखिए जब धौलावीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये गुजरात के कच्छ में ये स्थान है वर्तमान में। और इसकी खोज है जो JP जोशी के द्वारा किया गया है। वहीं इसमें ये जो यहाँ से क्या क्या मिला है, तो उन्नत जल प्रबंधन, यानी कि जल प्रबंधन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं नहीं देखने को मिलती है। सुनामी के साक्ष्य मिलता है, स्टेडियम मिलता है यानी कि खेल के लिए स्टेडियम था, शैलकृत जलकुंड थी, यानी कि यहाँ से ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस लिए था, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए धौलावीरा है जो काफी प्रसिद्ध था। वहीं अगला देखिए 8 नंबर है राखीगढ़।
राखीगढ़ है जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है। ये भारत में राखीगढ़ है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थान था और ये हरियाणा के हिसार से मिला है, यानी कि ये वर्तमान में स्थान है जो हरियाणा के हिसार में है। खोज किए थे इनको सूरज भान के द्वारा 1969 में खोज किया गया था और ये घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ से क्या क्या सामग्री मिला है तो ताम्र उपकरण, मिट्टी के रथ का नमूना, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है, क्योंकि यहाँ से भी व्यापार का कुछ प्रमाण रहा होगा, इसलिए यहाँ से मुद्रा का भी प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। SR राव के द्वारा 1954 में खोजा गया था और ये मादर नदी के तट पर यह शहर स्थित था। धान की भूसी प्राप्त हुआ है और कच्ची ईंट के दुर्ग, यानी कि जो दीवार होते थे वो कच्ची ईंट के थे। कहाँ? रंगपुर। देखिए, कच्ची ईंट का प्रयोग वहां किया जाता था जहां बाढ़ आने की संभावना न के बराबर थी, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता था। वहीं जहां पे बाढ़ आने की संभावना बारंबार रहती थी वहां पर पका हुआ ईंट का प्रयोग किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पका हुआ ईंट और कच्चा ईंट दोनों ईंट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए रोपर। रोपर कहाँ है? ये रूपनगर पंजाब में है और इसकी खोज है जो बीबी लाल के द्वारा किया गया है और ये सतलुज नदी के तट पर यह शहर स्थित था और वहां से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपर से मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्थल कौन सा है? सुरकोटदा। सुरकोटदा है जो गुजरात में ये शहर स्थित था। वहीं इसके खोज है जो जगपति जोशी के द्वारा किया गया था और ये शहर है जो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और यहाँ से कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलरा ये मिला है। वही अगला है आलमगीरपुर। देखिए, आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है और इसके खोज है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है और ये हिंडन नदी के किनारे ये शहर स्थित था और यहाँ से मृदभांड पर रंगीन चित्रकार मिला है। मृदभांड होता है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे मृदभांड कहा जाता है और उस पर विभिन्न चित्रकारी किया गया था। देखिए, अगला है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर है जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है और इसका खोज किए थे RL स्टाइन के द्वारा इसका खोज किया गया है और ये दासक नदी के तट पर यह शहर स्थित था और यहाँ से क्या मिला है? बंदरगाह मिले हैं, मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन मिला है, यानी कि मानव जलाने के बाद जो अस्थि होते हैं उसे एक बर्तन में पैक करके रखा गया था। अगला स्थान है मांडा। मांडा कहाँ मिला है? ये जम्मू कश्मीर में है ये मांडा। इसका खोज किए हैं जगपति जोशी के द्वारा 1982 में और ये चिनाब नदी के तट पर यह स्थित शहर था। यहाँ से मिला चर्ट, ब्लेड, हड्डी के वानाग्र, यानी कि जो बाण होते हैं तीर धनुष, वो हड्डी के मिला है। मुहर मिला है, यहाँ से साक्ष्य मांडा से मिला है। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है उसके खनन के उपरांत भिन्न भिन्न वस्तु प्राप्त हुआ है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नगर नियोजन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार से था? सिंधु घाटी सभ्यता है जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, इसका नगर यानी कि जो नगर है किस प्रकार से व्यवस्थित थी इसके बारे में हम जानते हैं। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी नगर निर्माण योजना। प्रत्येक स्थल में पकाई गई ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन नहरों का निर्माण चेसपोट ग्रिड पद्धति के द्वारा हुआ है। देखिए, ग्रिड पद्धति का अर्थ होता है कि समकोण पर एक दूसरे के जो रास्ता है काटे जाते थे और यानी कि 10 फीट और 15 फीट के दूरी पर यह रास्ता इस प्रकार से बनाया जाता था कि पूरा एकदम जो ग्रिड है यानी कि चेसपोट की, जिस प्रकार से आप चेसपोट देखे होइएगा उस प्रकार से वो घर के वहाँ साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे ग्रिड पद्धति कहा गया था। देखिए, घर है जो नगर है 2 स्तर के थे। देखिए, सैंधव के 2 भाग थे, पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला में विभक्त था। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचे एवं छोटे होते थे। इस टीले पर दुर्ग स्थित थे। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक एवं सार्वजनिक भवन अवस्थित था। ज्ञातव्य है कि पूर्वी टीले पर नगर अवस्थित होता था। यहाँ से आवासीय क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं और जो चनहुद्रो है वो एकमात्र चनहुद्रो है सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है, यानी कि बाउंड्री नहीं किया गया था। कालीबंगा का दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों की रक्षा दीवारें से घिरी हुई थी। दुर्ग के द्विभाजीकरण का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बनावली नामक हड़प्पा स्थल में दुर्ग एवं नगर अलग अलग न होकर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसके अलावा दुर्ग की अलग से किलाबंदी की गई थी। तो इस प्रकार से जो वहाँ की जो नगर नियोजन है इस प्रकार से व्यवस्थित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो निवास स्थान है यानी कि घर है
दो तरह के विभक्त थे, एक होता है पूर्वी और एक पश्चिमी। इनकी एक में संभवतः उस समय जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे और दूसरा में मजदूर या निम्न वर्ग के लोग रहते थे। जहां पर बाढ़ आने की संभावना होती थी वहां पर पक्के ईंट का प्रयोग किया जाता था, जहां पर बाढ़ आने की संभावना नहीं होती थी वहां पर कच्चे ईंट का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से हम देखे हैं कि इसकी नगर नियोजन किस प्रकार से थी। चलिए अगला देखते हैं सड़क का प्रबंधन। देखिए संपूर्ण नगर की सड़कों एवं गलिया का जाल ग्रिड बिछा हुआ था। सड़क के पूर्व से पश्चिमी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, किंतु अवसाद स्वरूप, देखिए क्या कह रहा है कि अवसाद स्वरूप कालीबंगा में सड़क को पक्की करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि हो सकता है कालीबंगा में बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती हो, इसके लिए यहाँ पर पक्की ईंट का प्रयोग करने का प्रयास किया गया होगा। सड़क पर सफाई की उत्तम व्यवस्था थी। आज आप देखते हैं कि नगर पालिका जो जगह जगह पर हौद बना करके नगर जो नाले के साफ करता है, कचरा निकालता है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी उस प्रकार की व्यवस्था थी। और उसको जैसे कि जहाँ पर कचरा निकाला जाता था नाली से, उसको ढकने की भी व्यवस्था थी ताकि कोई व्यक्ति अंदर गिर ना जाए। सड़क के दोनों किनारे नलियां बनाई जाती थी और नली को समय समय पर साफ भी किया जाता था। देखिए नाली का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता था, तो प्रत्येक सड़क एवं गलियों के दोनों तरफ पक्की ईंट की नलियां बनी होती थी। सैंधव सभ्यता एकमात्र स्थल कालीबंगा से लकड़ी की बनी हुई नाली का साक्ष्य मिला है। देखिए कालीबंगा है, वहां से किस प्रकार के नाली का मिला है, वहां पर लकड़ी का नाली बनाया गया था, बाकी सभी जगह पर पक्की ईंट का नाली बनाया जाता था। इसको आप ध्यान रखेंगे। भवन निर्माण योजना, सैंधव सभ्यता के नगरों में मकान योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। देखिए इस प्रकार से बनाए जाते थे ताकि आवागमन में या किसी भी व्यक्ति को उस भवन से दिक्कत न हो, इस प्रकार का ध्यान रखा जाता था। ऐसा नहीं कि जहां मन हो वहां घर बना लिए, इस प्रकार से बहुत योजनाबद्ध तरीका से घर बनाई जाती थी। प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक कमरे में रसोई घर, देखिए ये भी ध्यान रखा जाता था कि किचन होना चाहिए वर्तमान अनुसार, स्नान घर यानी कि बाथरूम होना चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए यानी कि शौचालय होने चाहिए। यानी कि घर में जो भी सुविधा होता है, आज हम जो सुविधा घर में बनाते हैं यानी कि जिसके वजह से हमें बाहर न जाना पड़े, ये सभी सुविधा सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही घर में सब उपलब्ध था, जिसमें किचन हो, बाथरूम हो, टॉयलेट हो। अधिकांश घरों में कुएं बने होते थे, यानी कि जल के साधन के लिए आजकल हम नल का प्रयोग करते हैं या बोरवेल का उपयोग करते हैं, उस समय कुएं का उपयोग किया जाता था। ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो व कालीबंगा के प्रत्येक मकान के कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु अन्य नगर में प्रत्येक घर से कुएं नहीं मिले हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान मोहनजोदड़ो थे और कालीबंगा जो स्थान था, वहां पर जो संपन्न परिवार हो सकते थे, वहां वो लोग निवास करते थे, जिसकी वजह से वहां के प्रत्येक घर में कुआं मिला है। लेकिन अन्य जो शहर है वहां पर सभी घर में कुएं का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस प्रकार से वहां पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर संपन्न लोग रहते होंगे और अन्य जगह पर संपन्न उतना नहीं रही होगी, जिसकी वजह से प्रत्येक घर में कुआं देखने को नहीं मिला है। आज भी आप देखते हैं गांव में जाते हैं तो सभी घर में कल देखने को नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं, बगल वाले के कल पर से पानी ले लेते हैं, तो उस प्रकार से भी उस समय रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मकान 2 या 3 मंजिला बने हुए थे क्योंकि अधिकांश घर से सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो सीढ़ी का प्रयोग करने का सिंपल सी मतलब है कि घर एक मंजिला से अधिक मंजिल का रहा होगा, जिसके लिए सीढ़ी का प्रयोग उस समय किया जा रहा होगा। इसके छत लकड़ी की थी तथा सीढ़ियां ईंट से निर्मित होती थी। मकान के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके गली की ओर खुलते थे, परंतु अपवाद स्वरूप लोथल के मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए जब घर बनाया जाता था तो इस चीज को ध्यान रखा जाता था कि जो खिड़की है वो मुख्य सड़क की ओर न खुले, क्योंकि वहां से आवाज आएगी, धूल मिट्टी आएगा, इसके वजह से मुख्य सड़क की ओर न खोल करके गली में खोला जाता था, जिसके वजह से जो धूल मिट्टी है या आवाज है या किसी प्रकार की अन्य डिस्टर्बेंस है वो हमें ना हो। लेकिन लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है, वो अपवाद स्वरूप है, वहां पर जो खिड़की है वो मुख्य सड़क की ओर खोला जाता था, वो ये अपवाद शहर है। इस प्रकार से ये घर का नियोजन उस समय था, प्लानिंग में स्थापित किया गया था। चलिए ईंट के बारे में जानते हैं। सैंधव सभ्यता में मकान, स्नानगृह, नालियां पक्की ईंट की बनाई जाती थी, अभी हम जिक्र कर रहे थे। ईंट चतुर्भुजाकार होती थी। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, अन्नागार। अन्नागार क्या है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा आदि स्थलों से उत्खनन से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। देखिए अन्नागार वैसे भवन को कहा जाता था जिसमें आपातकाल समय के लिए या जिस समय अनाज अधिक होती थी उसमें स्टॉक करने के लिए, जिसे बफर स्टॉक कहते हैं, उसी को अन्नागार कहा गया है। जहाँ पर अन्न रखने का भवन है उसे अन्नागार कहते हैं। अन्नागार दुर्ग के बाहर एवं नदियों के तट पर स्थित होती थी, किंतु मोहनजोदड़ो का अन्नागार दुर्ग के अंदर था। यानी कि दुर्ग के अंदर का मतलब किला के अंदर था। नदी के तट पर इसलिए स्थापित किया गया था कि व्यापार करने में, मान लीजिए
चावल की खेती हुई, या उस समय तो जौ की खेती विशेष रूप से जौ की खेती हुई। और जौ क्या किया जाता था, स्टॉक कर लिया जाता था अन्नागार में। और अन्नागार है जो नदी के किनारे मतलब जो तट पर स्थित होते थे, और वहाँ से व्यापारी है आए और वहीं से लेकर चले गए, क्योंकि उस समय सड़क परिवहन उतनी अच्छी नहीं रही होगी। उस समय नाव से अधिक, जैसे दूसरे देश से व्यापार करने के लिए नाव का ही प्रयोग किया जाता था, सड़क परिवहन उस समय नहीं थी। चलिए, लकड़ी से निर्मित अन्नागार का एकमात्र साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल में लकड़ी के निर्मित अन्नागार भी मिला है, बाकी जगह ईंट का अन्नागार मिला था। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसका राजनीतिक जीवन क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था। तो हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। देखिए, ये जो हम ऊपर जो पढ़े हैं ये सब क्या है, उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इतिहासकार है, वो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, उसके आधार पर हम जानते हैं। लेकिन राजनीतिक जीवन जानने के लिए क्या है कि उनके द्वारा जो लिखे गए जो शिलालेख है, या जो उनके द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले जो शब्दावली है, उसको अगर हम पढ़ पाते हैं तो उनके राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। लेकिन कुछ कुछ अनुमान लगाया जाता है, जैसे शासन संभवतः, क्या कहा जा रहा है कि संभवतः मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि वणिक वर्गों के हाथ में था, इनके व्यापारिक वर्गों के हाथ में था। हंटर के अनुसार, देखिए एक विद्वान है, हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था, यानी कि उस समय राजा का शासन नहीं था, जनतंत्रात्मक यानी कि जनता के शासन हुआ करता था। ये हंटर नामक विद्वान के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है। वहीं स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता को जुड़वा राजधानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को बताया है। तो ये कई सारे एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछ लिया गया है कि किसके अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है जो एक दूसरे के जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो ये स्टुअर्ट पिगट के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई थी। चलिए, सामाजिक जीवन इन लोग के बारे में हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। देखिए, सामाजिक जीवन था कि परिवार समाज की मुख्य इकाई थी। खुदाई में बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि समाज हड़प्पा समाज है जो मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक होने का मतलब है कि महिला का सम्मान किया जाता था। इस प्रकार से अभी वर्तमान में पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है कि आपसे अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाता है अपनी फैमिली के बारे में कि आप किसके लड़के हो, तो माता का नाम न बता करके अपने पिता का नाम बताते हैं। इसका मतलब कि उस समय, इस समय क्या है कि पितृसत्तात्मक है, यानी कि पिता का वर्चस्व ज्यादा है माता की अपेक्षा। उस समय क्या थी कि मातृसत्तात्मक थी, उस समय माता के वर्चस्व अधिक था। यानी कि किसी व्यक्ति से उसका एड्रेस पूछा जाता था तो वो अपने पहले नाम माता का बताते थे, क्योंकि उस समय मातृसत्तात्मक थी। महिला का सम्मान है जो अत्यधिक मात्रा में रहा होगा। समाज में स्त्री की स्थिति सम्मानजनक थी, बिल्कुल, क्योंकि मातृसत्तात्मक है तो महिला का सम्मान अधिक रहा ही होगा। हड़प्पा समाज 4 वर्गों में विभक्त थी, विद्वान या पुरोहित वर्ग, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। इस प्रकार से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका समाज है जो 4 वर्ग में विभाजित था। पहला था जो विद्वान या पुरोहित वर्ग, दूसरा था योद्धा, तीसरा था व्यापारी, चौथा था जो श्रमिक वर्ग था। संभवतः दास प्रथा का प्रचलन थी, संभवतः कहा जा रहा है, इसकी पूरा अनुमान नहीं है। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि हड्डी का बहुत मात्रा में अवशेष मिला है, इससे पता चलता है कि लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहे होंगे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, क्योंकि मूर्ति इस प्रकार से मिला है जिसमें पुरुष को भी आभूषण पहनाया गया है और महिला को भी आभूषण पहनाया दिखाया गया है। इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि उस समय आभूषण का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। लोथल से 3 युग्मित सावधान एवं कालीबंगा से एक युगल सावधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया है। देखिए, सती प्रथा का अर्थ होता है कि किसी भी महिला का उसके पति डेथ कर जाते थे तो उनको अपने पति के चिता के साथ जला दिया जाता था, इसे सती प्रथा कहा जाता है। तो ये युग्मित समाधान मिला है यहाँ एक जगह पर, जैसे लोथल में एक ही समाधान में 3 लोग का शव देखने को मिला है, कंकाल देखने को मिला है। वहीं कालीबंगा से एक युगल समाधान का मतलब होता है पति पत्नी का समाधान मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सती प्रथा उस समय विद्यमान थी। चलिए, आर्थिक जीवन देखते हैं कि आर्थिक जीवन इन लोग का किस प्रकार से था। आर्थिक जीवन है जो कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे थे, व्यापार वाणिज्य थे। इस प्रकार से आर्थिक जीवन इनका रहा होगा। देखिए, अगला है कृषि। तो कृषि किस प्रकार से किस किस फसल की खेती करते थे उसके बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है। हड़प्पाई लोग के कई फसल ज्ञात थी, जैसे गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि कपास की खेती है जो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही इसको उगाए थे और विश्व में इसका प्रमोट किए थे। तो उससे पहले किसी को भी कपास के बारे में जानकारी नहीं था। तो जानते हैं आप क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि के रूप में उपजाते थे। गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल। इस प्रकार से उस समय जो कृषि संबंधित उत्पाद है जो उत्पादन किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। विश्व में सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा कपास की खेती की जाती थी। तो हम भी जिक्र किए थे कि कपास की खेती है जो विश्व में पहली बार भारतीय द्वारा ही किया गया था।
कि पशुपालन में कौन कौन से पशु को अपने पास रखते थे। संधवासी बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, हाथी, गेंडे, बाघ, हिरन, मोर, खच्चर आदि के परिचित थे। परंतु वे कुंवर वाला सांड अधिक प्रिय था, क्योंकि मोहर पर अधिक से अधिक कुंवर वाले सांड को दिखाया गया है, जिससे ये लगता है कि ये पशु उस समय कुछ ज्यादा प्रिय रहे होंगे उन लोगों को। सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, तथापि सुतकोटदा से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अस्तित्व उतना अधिक मात्रा में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एक स्थान है सुतकोटदा जहां से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई, जिससे ये लगता है कि कुछ मात्रा में घोड़े रहे होंगे। यहाँ की मुद्रा पर घोड़े, ऊंट, गाय के अंकन का साक्ष्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उद्योग धंधे। सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। ये कपास की खेती करते थे और वस्त्र का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्रा, आभूषण, गुड़ियों का निर्माण करना आदि ये प्रमुख उद्योग उस समय थे। व्यापार वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों थे, यानी कि अंतर व्यापार, यानी कि अपने प्रदेश में भी व्यापार करना, अपने राज्य में भी व्यापार करना, अपने देश में भी व्यापार करना, और एक होता है दूसरे देश के साथ व्यापार करना, तो उसे बाह्य व्यापार कहा जाता है। देखिए, आयात की जाने वाली वस्तु क्या क्या ये लोग आयात करते थे। संदर्भ सभ्यता, यानी कि आयात करने का मतलब है कि दूसरे देश से मंगाते थे। तो सोना मंगाते थे। सोना कहाँ से मंगाते थे? तो अफगानिस्तान से, फारस से, कर्नाटक के कोल्लार की खान से, यानी कि मैसूर से क्या मंगाता था ये लोग? आयात करते थे सोना का। वहीं चांदी का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान और अफगानिस्तान से चांदी का आयात करते थे। तांबा का आयात कहाँ से करते थे? तो वर्तमान बलूचिस्तान, इनकी पाकिस्तान से, और खेतरी है जो राजस्थान में पड़ता है, ये तांबा का खदान यहाँ पर था, इसलिए तांबा का आयात वहीं से होता था। टीन का उपयोग ये लोग इससे आयात के रूप में करते थे। तो टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान से और ईरान से टीन का ये लोग आयात करते थे। सीसा, राजस्थान और अफगानिस्तान, ईरान से ये लोग सीसा का आयात करते थे। फिरोजा का आयात है जो ईरान से किया जाता था। शिलाजीत का उपयोग ये लोग हिमालय के क्षेत्र से आयात करते थे। ये नील रत्न है जो अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से ये लोग मंगवाते थे। सेल खड़ी है जो राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से ये लोग आयात करते थे। सेल खड़ी का मुख्यतः मोहर है जो सेल खड़ी के बनाया जाता था। शंख एवं कौड़िया, ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत से शंख और कौड़िया मंगवाते थे। हरित मणि, ये दक्षिण भारत से मंगवाते थे। गोमेद मकान बनाने हेतु, मनका बनाने के लिए गोमेद प्रयोग किया जाता था, और ये गुजरात से बनाते थे। मनका था जो एक तरह से आभूषण था। यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तु में हाथी के दांत, देखिए ये लोग बेचते क्या थे? तो हाथी के दांत बेचते थे, तांबा बेचते थे, अबनुश बेचते थे, अबनुश की लकड़ियाँ बेचते थे, ये कोई जंगली पेड़ होगा। मोर का आयात व्यापार करते थे। कपास इनके यहाँ से भेजते थे। कार्नेलियन के मक्के आदि ये लोग यहाँ से व्यापार के रूप में भेजते थे। सैंधव सप्ताह के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, रंगपुर था, सुटकुर्ता, प्रभास, पाटन आदि ये सब क्या थे? बंदरगाह थे। यहाँ से जो बाह्य व्यापार था यहाँ से संचालित किया जाते थे। उस समय सड़क मार्ग नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से बंदरगाह से आयात निर्यात नदी मार्ग से किया जाता रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कुछ और है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के योग्य है। एक सरगोन युगीन सुमेरियन लेख में मेलुहा, मगान एवं दिलमुन का उल्लेख हुआ है। ये जो मेलुहा शब्द है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही प्रयोग किया गया था। मेलुहा। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से की गई है। यह स्थल सिंधु एवं मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में बिचौलिया की भूमिका अदा करते थे। दिलमुन कहाँ है? तो वर्तमान बहरीन में है। मगान की पहचान ओमान से की गई है। यह स्थल तांबा के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से की गई है। देखिए, मेलुहा का अर्थ है जो वहां पर जो ओमान में या बहरीन में मेलुहा शब्द का जिक्र किया गया है, तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो व्यापार करने के लिए आते थे, और इन्हीं के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग जो वो लोग करते थे। लोथल एक पश्चिम एशिया के व्यापार संबंध था। देखिए, कला के रूप में ये लोग क्या कला है था? तो मूर्ति बनाते थे, मुहर बनाते थे, मनका बनाते थे, मृदभांड बनाते थे, बाट माप बनाते थे, लिपि बनाते थे। मूर्ति का मतलब है, देखिए मातृ देवी की मूर्ति मिला है अधिक मात्रा में, तो ये मूर्ति बनाई जाती थी। मुहर है जो संभवतः व्यापारिक प्रयोग के लिए, यह राजा है वो अपने राज्य चिन्ह के रूप में प्रयोग करते रहे होंगे। मनका है, मनका क्या होती थी? यह आभूषण था, मनका आभूषण को कहा जाता था। मृदभांड क्या थी? तो मृदभांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसे मृदभांड कहा गया। बाट माप का मतलब क्या? तराजू, जो आज हम तराजू का उपयोग करते हैं उसे बाट माप कहा जाता था।
और लिपि, लिपि का मतलब है जो लिखने की जो कला होती है उसे लिपि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सैंधव सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से मूर्तियां, मृदभांड, मुहर, आभूषण, माटवाप साक्ष्य मिले हैं। देखिए मूर्ति है तो किस प्रकार की मूर्ति मिली है? प्रशस्त मूर्ति, धातु मूर्ति, मृण मूर्ति। प्रशस्त मूर्ति सबसे प्रमुख मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुरोहित की मूर्ति है। यह मूर्ति सेलखरी से निर्माण हुई थी, सेलखरी से निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों से लाल रंग की ठोस पकाई गई मिट्टी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। याद रखेंगे मोहनजोदड़ो वाला बराबर पूछा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। पुरुष की तुलना में नारी की मृण मूर्ति के साक्ष्य अधिक देखने को मिला है, यानी कि उस समय मातृ सत्तात्मक था, इसलिए मातृ की जो मोहर है या मूर्ति है वो अधिक देखने को मिलता था। हड़प्पा से एक धोती पहने पुरुष मृण मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। पशु की मृण मूर्ति में सबसे अधिक कुंवरदार वृषभ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा पक्षियों में सबसे अधिक गौरैया की मृण मूर्ति मिली है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि मूर्ति में किस किस मूर्ति का मिला है, कहाँ कहाँ से मिला है। सैंधव सभ्यता में गाय की मूर्ति का साक्ष्य नहीं मिला, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिला है, बिल्कुल याद रखेंगे। याद रखेंगे क्या क्या चीज का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला, थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। चलिए मोहरे, सैंधव मोहरे सर्वाधिक सेलखरी नामक पत्थर से निर्मित थी। हालांकि मिट्टी, कंचली मिट्टी, चट, गोमेद से बनी हुई मोहर भी मिली है। मोहर का आकार वर्गाकार, चौकोर होता था। सर्वाधिक मोहर है जो वर्गाकार मिला है, गोलाकार भी मिला है, बेलनाकार मिला है और घनाकार मोहर का आकार मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। चलिए, सैंधव मोहर पर सर्वाधिक अंकन पीपल के वृक्ष के पश्चात एक श्रृंग पशु यूनिकॉर्न का हुआ है। यानी कि एक जो पीपल का तो मिला ही है वृक्ष के रूप में, और एक श्रृंगी वाला यानी कि एक श्रृंग वाला पशु को मोहर पर अधिक मूर्ति देखने को मिला है। ध्यातव्य है कि गाय, घोड़ा, ऊंट का अंकन मोहर पर नहीं मिलता है। याद रखेंगे गाय, घोड़ा, ऊंट किसका नहीं मिला है? तो ये तीन जानवर है, इसका मोहर पर कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। पशुपति स्थित के अंगन वाली मोहर मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्र भी मिला है, मोहनजोदड़ो से ये मिला है। नाव का चित्र मोहर पर कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। देखिए लोथल से जो मोहर मिला है उस पर नाव का चित्र अंकन था। वही मोहनजोदड़ो से जो दो मोहर मिली, एक पर नाव का चित्र था, सुमेरियन नाव का चित्र था, और एक पर पशुपति शिव का अंकन था मोहर पर। हड़प्पा से मिले एक मोहर पर एक नारी का चित्रण हुआ है जिसका पैर ऊपर व सिर नीचे है तथा उसे गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, इसलिए इसे मातृदेवी की मूर्ति भी कहा जाता है। देखिए मन का सर्वाधिक संख्या में सेलखरी पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। चनहुद्रो तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मृदभांड। मृदभांड है जो अधिकांश मृदभांड लाल व गुलाबी रंग का है जिस पर अंकलन काले रंग से हुआ है, एक डिजाइन बनाया गया है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। तो आप याद रखेंगे कि चालाक लोमड़ी की कहानी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इससे परिचित थे। चलिए बाट और माप के बारे में जानते हैं। माप तौल प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। सर्वाधिक बांट भूरे चट मानक पत्थर से निर्मित थे। संभवतः तौल की इकाई 16 गुणक में थी, यानी कि 16 आपको कोई भी सामान 16 किलो लेना पड़ेगा या 64 किलो लेना पड़ेगा या 160 किलो, इस प्रकार से 16 के गुणक में आपको कोई भी सामान लेना पड़ता था, क्योंकि उस समय तौल की इकाई ही 16 के अनुपात में बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से हाथी दांत से निर्मित तराजू के पलड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए लिपि के बारे में जानते हैं कि क्या लिपि थी। हड़प्पा लिपि के सबसे अधिक साक्ष्य मोहर पर मिली है। इसके अलावा मृदभांड, ताम्र गुटिकाओं पर भी लिपियां के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा लिपि के लगभग 400 अक्षर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। यह लिपि वर्णमालीय न होकर चित्रात्मक थी। चित्रात्मक का मतलब है कि चित्र देख करके आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आज तक उसको कोडिंग किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। यह दाएं से बाएं लिखे जाते थे। यह दाएं से बाएं लिखे जाते थे। इस पद्धति को ब्रुष्टोफेदन या गोमुत्रिका भी कहा जाता है। इस लिपि के सबसे बड़े अक्षर धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सुमेरियन की सभ्यता लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। देखिए लेखन कला है जो सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था, तो आप याद रखेंगे सुमेरियन कला में। सुमेरियन जो सभ्यता थी वहां पर सबसे पहले जो लेखन कला है जो प्रारंभ हुआ था। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक स्टेटस के बारे में जानते हैं कि वो लोग धर्म के बारे में क्या मानते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसी स्थल से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का जो साक्ष्य है कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मूर्ति का पूजा आरंभ हड़प्पा काल से माना जाता है, लेकिन मंदिर नहीं मिला था। सैंधव सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रमुख थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं जनहुदड़ो से मिट्टी के बहुसंख्यक नारी मूर्ति का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से एक नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जैसी देवी की संज्ञा दी जाती है, उसे देवी की संज्ञा दी जाती है। मातृ देवी की उपासना के साथ साथ पुरुष देवता की उपासना के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि एक जो आदि शिव का साक्ष्य जो मोहनजोदड़ो से मिलता है, इससे ये जानकारी लगाया जाता है कि उस समय ये जो अभी हम महाकाल यानी कि शिव जी को मानते हैं, वो आदि शिव के रूप में वही थे। मातृ देवी की उपासना के साथ पुरुष देवता का भी अपना साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से मिली मोहर में अंकित पुरुष देवता सिंहासन पर पदासन मुद्रा में है तथा उनके सिर पर एक सिंह है। इस पुरुष देवता के दाईं तरफ बाघ एवं हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा और पैरों के पास 2 हिरण चित्रण है। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। इस सभ्यता में लिंग एवं योनि पूजा के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। कुछ और भी जानकारी ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में पशु पूजा के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, पशु पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता में एक श्रृंगी वृषभ का सबसे अधिक महत्व था। इसके बाद कुंवर बैल का महत्व बहुत अधिक देखने को मिला है। वृक्ष में पीपल पवित्र माना जाता था और इसकी पूजा की जाती थी। इस सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर सबसे अधिक पीपल के वृक्ष का अंकन हुआ है, यानी कि जो पैसा उस समय छपैया होता था उस पर पीपल के वृक्ष का अंकन किया जाता था। मार्शल के अनुसार एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन था, यानी कि जो एक सींग वाला जो पशु था वो पीपल देवता का वाहन था। इसके लिए एक जब पीपल के वृक्ष को जहाँ दर्शाया जाता था वहीं पर एक श्रृंगी पशु को भी दर्शाया जाता था। इस सभ्यता के लोग नाग के भी पूजा करते थे, आज भी हम लोग नाग की पूजा करते हैं। जल पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कुल मिलाकर के प्राकृतिक पूजा से वो परिचित थे, यानी कि प्राकृतिक पूजा वो लोग उस समय करते थे। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार का संबंध जल पूजा से ही था। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड एवं यज्ञ देविका वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पूजा के बाद आज भी जो हम होमन करते हैं यानी कि अग्निकुंड, उस समय भी लोथल और कालीबंगा से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के लोग द्वारा ताबीज पहनने की भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संभवतः ये लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना आदि से विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट है जो आज हम जिक्र किए हैं। तो ये आज हमारा है जो समाप्त हुआ आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत। ये 72वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, आप इसे कई बार देख लेंगे तो फैक्ट याद हो जाएंगे। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।